श्री यासीन चौधरी, डॉक्टर श्रीमती नेहा गर्ग, डॉक्टर अतुल कोतवाल, कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग पोले, डायरेक्टर स्कीम्स, विभिन्न मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, सभी सीनियर डॉक्टर्स, विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, खासतौर से जो बाहर से आए हैं, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर के इस प्रथम मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ कॉन्क्लेव में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन यासीन चौधरी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने एक अच्छा इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। मुझे उम्मीद है कि देश विदेश से आए हुए सभी मेहमानों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी श्रीनगर में जो प्रवास होगा वो सुखद रहेगा और इस 2 दिवसीय परिचर्चा में इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक कार्यनीतियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ के जिन सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है उसके लिए सभी नागरिकों एवं नेशनल हेल्थ मिशन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें विस्तार से बताई हैं। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि माँ और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो 7 पैरामीटर्स हैं, जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन पिछले 2-3 सालों में नेशनल एवरेज से बहुत बेहतर रहा है। कुछ का जिक्र हुआ है। ये संतोष की बात है कि हेल्थ एवं प्रशासनिक तंत्र से जुड़े सभी लोगों के व्यवस्थित प्रयासों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है और कोशिश की गई है कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। एक बात हमें बराबर ध्यान में रखनी होगी कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन का बजट कितना है। आप में से अधिकांश लोगों को पता है। मैं केवल एक तथ्य कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आबादी से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा आबादी है हरियाणा की और लगभग इतनी ही आबादी है केरला की। केरल की बहुत चर्चा होती है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। अगर इन दोनों राज्यों से आप तुलना करेंगे हमारे बजट की तो मोटे तौर पर एक से 14 करोड़ कम है और दूसरे से 17 करोड़ कम है। अगर पर कैपिटा एलोकेशन आप देखेंगे तो केरल और हरियाणा की तुलना में जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हमने किया हुआ है। एक बड़ा कारण है और ये हमारी प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराता है कि सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर के प्रशासन की प्रतिबद्धता क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पहले जम्मू कश्मीर में नवजात शिशु मृत्यु दर, जिसका जिक्र भी यासीन साहब ने किया था, 23.1 थी। अब यह घट करके सिंगल डिजिट 9.8 पर आ गई है। ये भी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं। अभी इस क्षेत्र में भी हमें काम करना है। अभी नेशनल एवरेज 24.9 है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर पहले 32.4 था, आज ये घट करके लगभग आधा हो गया 16.3। अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे तो ये 35.2 है। जम्मू कश्मीर में पहले अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 37.6 था, जो आज घटकर 18.5 रह गया है। इसमें भी अगर नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो ये 41.9 है। जम्मू कश्मीर में इंस्टीट्यूशनल बर्थ 92.4% है, जबकि नेशनल एवरेज 88.6% है। 12 से 23 महीने, 12 वर्ष से 23 वर्ष नहीं 12 से 23 महीने के आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण
का प्रतिशत भी हमारे यहाँ 96.5% है, जबकि नेशनल एवरेज 76.3 है। और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बदौलत जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी, आयु संभावित जिसे कहते हैं, वो 74 साल 74 ईयर्स हो गई है, जबकि नेशनल एवरेज 69.27 है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा था कि ये साक्ष्य बताते हैं कि बहुत हद तक स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को खत्म करने में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है और आज अधिकांश आबादी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रोकथाम एवं उपचार, उपयुक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग और स्वास्थ्य रक्षा की विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली को सशक्त बनाते हुए न सिर्फ हमने वैश्विक महामारी कोरोना से सुचारू रूप से निपटने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि प्रोफेशनल्स की उपलब्धता बढ़ाने एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य निगरानी के संस्थागत तंत्र को भी मजबूत किया है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि देश की बुनियाद तभी मजबूत होगी जब नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ के लिए उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए पिछले 7-8 वर्षों में बहुत ही सराहनीय और बड़े कदम उठाए और मैं मानता हूं कि उनके प्रयासों का यह नतीजा है कि 7 दशक तक, अभी जिक्र हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने किया, जम्मू कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेज और पिछले 8 सालों में 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए, उधमपुर और हंदवाड़ा भी इस साल फंक्शनल हो जाएंगे, 2 एम्स, एक जम्मू एक श्रीनगर, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक इस तरह के संस्थान जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और अभी जिक्र हुआ 129 हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारे पास थे, 70 सालों में हम स्थापित कर पाए थे, लेकिन 2 साल की अवधि में 2209 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्थापित करने में हमें सफलता मिली है, जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए और लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं भी पहुंचा रहे हैं। पिछले 1 साल में तकरीबन 38 लाख लोगों ने इन सेंटर्स पर ओपीडी सुविधा का लाभ उठाया। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति, हर परिवार यहाँ 5 लाख का हेल्थ कवर उसको दिया गया है। मुझे स्मरण है महात्मा बुद्ध ने कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। मैं मानता हूं कि उसी भावना के साथ प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, दायित्व है। और जिस प्रकार नेशनल हेल्थ मिशन ने पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में गौरवपूर्ण कार्य किया है, मैं समझता हूं कि वो आने वाले भविष्य में मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना, प्रशिक्षित प्रेरित कार्मिकों और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था को और सशक्त बनाएगा। मित्रों, हर देश, हर प्रदेश में वहाँ की ज़रूरतों के मुताबिक स्वास्थ्य मॉडल विकसित किया गया है। जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के अनुरूप हमने भी एक ऐसी ही स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने की कोशिश की है, जो ग्रामीण तथा शहरी दोनों तरह के इलाकों में समाज के सभी वर्गों की चिकित्सा की ज़रूरतों को पूरा कर सके और खासकर निर्धन, यानी गरीब और वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हुए कोरोना कालखंड में एक सफल मॉडल जम्मू कश्मीर ने विकसित किया और मैं समझता हूं कि इसके व्यापक इस्तेमाल से उस दौरान स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता को बढ़ाने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए ढेर सारी राशि, पिछले साल 881 करोड़ हमने खर्च किए, 140 से ज़्यादा हेल्थ के प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं।
टीबी एलिमिनेशन की अगर बात हम करें तो नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की बात करें, इमरजेंसी सुविधाओं की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में मैं कह सकता हूं कि नेशनल हेल्थ मिशन यासीन चौधरी और उनकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा नहीं थी। आज 211 एम्बुलेंस जम्मू तथा कश्मीर संभाग में 24/7 सुविधा प्रदान कर रही हैं। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के अलावा 286 सामान्य एम्बुलेंस भी लोगों को उपलब्ध कराई गई है। कोरोना महामारी के दौरान 13,000 से ज़्यादा पेशेंटों को ये सुविधा प्रदान की गई थी जो सुदूर इलाकों में थी। स्वास्थ्य रक्षा में सभी तरह के जो गैप्स हैं उनको भरने के लिए पिछले वर्ष ही 64 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी इस फ्लीट में शामिल की गई है। इंसान की कीमती जिंदगी बचाने में मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण साधन ये हो सकता है। टीबी एलिमिनेशन के अभियान में जम्मू कश्मीर के 4 जिलों का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर इन 4 जिलों को अवार्ड भी भारत सरकार की ओर से मिला है। जम्मू कश्मीर के चंद जिले ऐसे थे जहां डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, कुछ ही जगह पर थी, आज हर जिले पर उपलब्ध है और एक साल के अंदर लगभग 28,000 डायलिसिस सेशंस जरूरतमंदों को प्रदान करने का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। मित्रों, मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ केयर के क्षेत्र के कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। हमने माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति की है, लेकिन मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि बहुत सी चुनौतियां अभी हमारे सामने हैं। बहुत से दूर दराज और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। हमने अपेक्षित प्रगति की कोशिश की है। 31,000 से ज़्यादा स्मार्टफोन आधारित पोषण ट्रैकर, 28,000 से ज़्यादा मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराकर बच्चों और माताओं के पोषण का ध्यान रखा जा रहा है। कुल 27,373 पोषण वाटिका अब तक स्थापित की जा चुकी है और पिछले वित्तीय वर्ष के पोषण माह के दौरान कुल लगभग 46 लाख लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष तक करीब 2,70,000 लाभार्थियों को हमने कवर किया है और 107 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि वितरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2022 तक 5,458 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जोड़ा जा चुका है और 2,76,00,000 रुपए की धनराशि सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा उनके हॉस्पिटल्स में देखभाल, दवाइयों का वितरण जैसे अनेक आंकड़े भी हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि पोषण और निगरानी तंत्रों का जम्मू कश्मीर में समुचित विकास हो, इसकी हर कोशिश की गई है। अनेकों मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ केयर की योजनाओं के सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम या सुमन योजना में समाहित हो जाने से इसकी दक्षता और बढ़ेगी। श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाले पीडियाट्रिक अस्पताल का उद्घाटन पिछले वर्ष भारत के सम्माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने किया था। वहाँ ओपीडी सुविधा शुरू की जा चुकी है और अगले माह में ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के माध्यम से जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में काम कर रहा है और हेल्थ तथा न्यूट्रिशन में नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग के अलावा पब्लिक हेल्थ में इनोवेशन तथा मिडवाइफ की ट्रेनिंग में भी हमारा सहयोग कर रहा है। मैं आभारी हूँ। मित्रों, प्रशासन इस तथ्य के प्रति भी संवेदनशील है कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर में लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि नित्य नए अनुसंधानों के द्वारा अर्जित चिकित्सा उपायों के बारे में स्वास्थ्य कार्मिकों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। जम्मू कश्मीर में आज हमारी आशा बहनें, उनकी संख्या लगभग 12,850 है।
और जो हमारे टारगेट से मात्र 350 कम है। उनमें से 11,964 आशा कर्मियों को विभिन्न स्तरों पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है और 180 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स की टीम भी तैयार की गई है। आशा वर्कर्स के कार्यों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा है और मैं मानता हूं कि ये आशा वर्कर्स हमारे मजबूत स्वास्थ्य सेवा तंत्र की असली कुंजी है। मित्रों, स्वस्थ नागरिक तथा स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ अर्थव्यवस्था, इन तीनों के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी आवश्यक है ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अधिक तालमेल हो, अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हो सके। जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभाग मिलाकर लगभग 4,575 करोड़ रुपए का निवेश निजी क्षेत्रों से आया है। नए मेडिकल कॉलेज, नए हॉस्पिटल्स भी बनेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि करीब करीब 1,000 MBBS की सीटें भी इसके कारण बढ़ेंगी। इस पर भी हमारा प्रशासन पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं एक अवश्य अनुरोध करूंगा आप सबसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हालांकि कोरोना काल में देश ने आत्मनिर्भर होकर रिसर्च तथा नए प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, सेफ्टी किट्स में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन अभी भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्वास्थ्य रिसर्च के मामले में हमको लगता है कि और काम करने की ज़रूरत है। कोरोना कालखंड में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स जैसे सेक्टर में प्राप्त ज्ञान को किस तरह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बढ़ाने में उपयोग किया जाए, इस पर भी विचार अनेक लोगों ने किया है और मैं समझता हूँ ये 2 दिन में आप जरूर मंथन करेंगे। हमारे प्रमुख मेडिकल कॉलेज तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मैं मानता हूँ कि रिसर्च उन्मुख बनकर पेटेंट फाइल करने, नए इनोवेशन का रजिस्ट्रेशन कराने पर भी जोर देना चाहिए। आज ज़रूरत इस बात की भी है कि किस प्रकार विभिन्न भारतीय चिकित्सा प्रणालियों का समावेश करते हुए अधिक से अधिक सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को हम मजबूत कर सकें और बड़ी आबादी को उसमें जोड़ सकें। रिसर्च में हमें ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए ये जो विभिन्न पद्धतियां हैं, इनके समावेशन से उपचार में किस तरह से लाभ पाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ज़मीनी स्तर पर इन कुछ बातों को क्रियान्वित करके हम स्वास्थ्य सुरक्षा नेट को और मजबूत बनाने में सक्षम हो सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस 2 दिवसीय मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कॉन्क्लेव में अर्जित विचारों को जमीन पर रूपांतरित करने के लिए जरूर एक लक्ष्य हमारे साथी तय करेंगे और कैसे इसे जमीन पर उतारा जाए, मैं समझता हूँ इसकी कार्य योजना भी बनाएंगे। मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के सेवा, त्याग एवं समर्पण के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।